हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। दिस इज डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के 2021 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में जुटे हुए हैं, जिसमें आज हम कवर करेंगे जीएस फॉर यूजीएटी एज वेल एज फॉर पीजीएटी। जी हाँ दोस्तों, इसका आज ये पहला वीडियो है और आने वाले समय में आपको एक लंबी चौड़ी सीरीज मिलेगी जिसमें ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपकी जीएस के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कवर करेंगे। आपकी जानकारी के लिए यूजीएटी में 25 क्वेश्चन जीएस के पूछे जाते हैं और पीजीएटी एग्जाम में 50 क्वेश्चंस जीएस के पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जीएस की जो वीडियो सीरीज है ये आप अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यूजीएटी और पीजीएटी सबके लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट और इक्विवेलेंट है। आज का हमारा टॉपिक है यूनियन बजट 2021-2022 पार्ट 1। क्योंकि यूनियन बजट थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसका आज ये पहला पार्ट है। आने वाले समय में एक दो पार्ट आपको और मिलेगा जिसमें हम सारा कवर कर लेंगे और उसके बाद भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड जीएस के वीडियोस मिलेंगे। ये हमारा यूनियन बजट कवर होगा करंट अफेयर्स की कैटेगरी में। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं अपने बारे में थोड़ा सा ग्लिम्स दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर साहिल रॉय है और मैंने खुद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से बीकॉम, एमकॉम और पीएचडी की डिग्री हासिल की है। 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसमें 3 साल मैंने खुद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पढ़ाया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सके, आपकी तैयारी और स्ट्रांग हो सके। और आप देख रहे हैं ना कि आप ही के लिए स्पेशली ये सारे वीडियोस बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, आज का जो जीएस का वीडियो है अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, सबके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। हमारा जो दूसरा एक चैनल है साहिल रॉय व्लॉग्स, अगर हो सके तो वहां पे उस चैनल को सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है डॉक्टर.साहिल रॉय। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं जिस्ट ऑफ बजट 2021-2022 से। दोस्तों, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो कौन सी डेट थी जिस दिन ये बजट प्रस्तुत किया गया था, प्रेजेंट किया गया था। तो इट वाज 1 फरवरी 2021। 2021 के 1 फरवरी को यूनियन बजट पार्लियामेंट में पास किया गया था। हमारा पहला पॉइंट है, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2021-2022 इन पार्लियामेंट। तो किसने प्रेजेंट किया था यूनियन बजट 2021-2022 को पार्लियामेंट में? इट वाज यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री या यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री आप कह सकते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ही बजट बनाती है और उसे प्रेजेंट करती है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री इकोनॉमिक डिपार्टमेंट जो है हमारे देश का, उसका हेल्प लेकर के फाइनेंस मिनिस्ट्री मिल करके हमारे देश का बजट तैयार करती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट कह रहे हैं, द यूनियन बजट इज द ब्लूप्रिंट। यूनियन बजट क्या है? ये एक तरीके का ब्लूप्रिंट है। किस चीज का ब्लूप्रिंट है? ब्लूप्रिंट आप समझते हैं ना, पेपर से हम प्लानिंग करते हैं, मतलब पेपर के ऊपर लिख करके प्लानिंग करना इज अ काइंड ऑफ अ ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो जो यूनियन बजट है ये एक ब्लूप्रिंट है गवर्नमेंट के रेवेन्यू का और एक्सपेंडिचर का। गवर्नमेंट का रेवेन्यू का मतलब गवर्नमेंट के पास कहां कहां से पैसे आ रहे हैं। गवर्नमेंट के पास कहां कहां से पैसे आते हैं? जीएसटी से पैसा आता है, इनकम टैक्स से पैसा आता है, ठीक है, और एक्साइज ड्यूटी से पैसा आता है, टैरिफ से पैसा आता है। टैरिफ इज अ काइंड ऑफ अ टैक्स। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी से पैसा आता है, एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी होती है। ठीक है, पेनल्टी से आता है, चार्जेस से आता है, रजिस्ट्रेशन से आता है। तो बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू के। ठीक है, जहां से सरकार के पास पैसा आता है। एंड एक्सपेंडिचर, जो भी पैसा आया उसको कहां खर्च करना है, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अ फिस्कल ईयर। ये फिस्कल ईयर बोले तो फाइनेंशियल ईयर भी होता है, क्योंकि इन्होंने बोला स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ 1 ईयर टू 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। लेकिन ध्यान ये दीजिएगा दोस्तों कि जो यूनियन बजट है वहां फाइनेंशियल ईयर की जगह फिस्कल शब्द का ही प्रयोग करें, क्योंकि ये फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है पहले साल में और अगले साल के 31 मार्च को खत्म हो जाता है। अगला पॉइंट कहा जा रहा है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इनसाइट। इनसाइट का मतलब डिटेल्ड, एक हिसाब से बोले एनालिसिस करके सारी डिटेल बताना। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डिटेल इंसाइट ऑन द गवर्नमेंट्स फिस्कल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस। तो ये जो यूनियन बजट है ये गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी और पब्लिक फाइनेंस का पूरा डिटेल इंसाइट बताता है, कहां कहां किस किस सोर्स से कितना कितना एस्टिमेटेड पैसा आएगा और कहां कहां कितना कितना पैसा खर्च किया जाएगा। अगला पॉइंट है, द बजट प्रमोट्स द आइडिया ऑफ आत्मनिर्भर भारत।
इंपॉर्टेंट पॉइंट, द बजट प्रमोट्स द आइडिया ऑफ आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, अगला पॉइंट, द जेनेसिस ऑफ द सेंट्रल बजट। ये जो सेंट्रल बजट की जो शुरुआत हुई थी भारत के अंदर इन इंडिया गोज बैक टू 1860 when it was first introduced by then finance minister जेम्स विल्सन। ठीक है, भारत का जो पहला यूनियन बजट प्रेजेंट किया गया था ये 1860 में प्रेजेंट किया गया था। उस टाइम के पहले फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, जिनका नाम था जेम्स विल्सन। तो जेम्स विल्सन वो व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश का पहला सेंट्रल बजट प्रेजेंट किया था 1860 में। 2 years after the transfer of Indian administration from the East India Company to the British Crown। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्टैब्लिश हुई थी? 1600 में। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। कहां पे? बंगाल में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कहां स्टैब्लिश हुई थी? वेस्ट बंगाल में। कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 को। ठीक है, और क्यों आई थी? ये ट्रेड करने के पर्पज से आई थी। इंडिया में खेती बाड़ी तो भैया आज भी बहुत होती है, उस जमाने में भी बहुत होती थी। उस जमाने में 1600 में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन था और इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए था वो कहां मिलेगा? इंडिया में मिलेगा, क्योंकि इंडिया की 90% से ज्यादा जो जनसंख्या, इतने बड़ा देश है हमारा, सातवां साइज में सातवां सबसे बड़ा देश है, जिसकी 90% पॉपुलेशन खेती बाड़ी करती है। तो इंडिया से अच्छा तो कोई देश ही नहीं मिल सकता। ठीक, तो इसीलिए इंडिया आए थे। लेकिन 1857 में हमने पहली बार आजादी की लड़ाई लड़ी थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जब झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी थी, आपने सुना होगा। और इसके एक साल के बाद क्या हुआ था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफर हो गया था ब्रिटिश क्राउन। और इस 1858 में ये ट्रांसफर हुआ था, और उसके ठीक 2 साल के बाद, ठीक है, जेम्स विल्सन फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने इंडिया का पहला बजट प्रेजेंट किया था उस जमाने में 1860 में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरेस्टिंगली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट स्पेसिफिकली यूज द वर्ड बजट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वहां पे स्पेसिफिकली बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्या किया जाता है वो बताया है। According to Article 112 of the Indian Constitution, it is an extensive financial statement। ठीक है, बजट की जगह क्या बोला जाता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के हिसाब से, 112 के हिसाब से, इट इज एन एक्सटेंसिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट प्रेजेंट्स द गवर्नमेंट एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू सोर्सेज एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर। तो ये क्या प्रेजेंट करता है कि गवर्नमेंट का एस्टिमेशन, गवर्नमेंट एस्टिमेट निकालती है कि किन किन सोर्सेज से एक साल में कितना कितना पैसा जनरेट हो जाएगा और कहां कहां हम ये पैसा खर्च कर पाएंगे, इसका भी एक एस्टिमेट होता है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है, इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। पहला होता है रेवेन्यू बजट, दूसरा होता है कैपिटल बजट। अब हमारा जो यूनियन बजट है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, एक हो गया रेवेन्यू बजट, दूसरा हो गया कैपिटल बजट। अब रेवेन्यू बजट क्या होता है? रेवेन्यू बजट कंटेन्स द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू बजट वो बजट है जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात होती है। मतलब रेवेन्यू बजट, जो भी रेवेन्यू से पैसा जनरेट हुआ ना, जो भी सरकार के पास पैसा आया, वो कितना आया और कहां कहां खर्चा किया। अगला है कैपिटल बजट। कैपिटल बजट में कह रहे हैं इट कंप्राइजेस द गवर्नमेंट्स कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। ठीक है, कैपिटल रिसीट्स बड़ा अमाउंट होता है और कैपिटल पेमेंट वही बड़ा अमाउंट होता है। तो गवर्नमेंट कितना बड़ा अमाउंट रिसीव कर रही है, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल पेमेंट, वो कैपिटल बजट का कैटेगरी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ ग्लिम्स देख लेते हैं। वो तो हम बेसिक बातें हम देख रहे थे, अब इंपॉर्टेंट चीज जो इस बार के बजट में बोली गई है वो सारी चीजें देखते हैं। एज पर द आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा किस यूनियन बजट कहां पे? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में। A union budget is basically the statement of the estimated receipts and expenditure of the government। ठीक है, ये अभी हमने डिस्कस किया। आगे कह रहे हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो यूनियन बजट क्या है? यूनियन बजट इज ऑल्सो नोन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गवर्नमेंट का ये एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। आगे है, कहा जा रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द नोडल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग बजट। तो भारत में जो यूनियन बजट प्रिपेयर करता है, कौन प्रिपेयर करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर और
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिल करके प्रिपेयर करते हैं, लेकिन प्रेजेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, मतलब उसे बताती मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। प्रिपरेशन करने के लिए इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिलकर के प्रिपेयर करती है। ठीक है बच्चों, आगे कह रहे हैं कि बजट 2021-22 इज द फर्स्ट बजट ऑफ द न्यू डीकेड 2021-30 एंड इट इज आल्सो द फर्स्ट एवर डिजिटल यूनियन बजट। तो ये जो बजट अभी हमारा आया था 2021-2022, ये हमारे इस डीकेड में टोटल कितने साल होते हैं? 10 साल होते हैं। तो 2021 से 2030 तक ये 10 साल है। इसका ये इस डीकेड का ये पहला यूनियन बजट है और साथ ही साथ ये फर्स्ट एवर डिजिटल यूनियन बजट है। ठीक है, ये जो बजट रिप्रेजेंट किया गया था, शो किया गया था, ये डिजिटल यूनियन बजट था, पूरा डिजिटल था। ठीक है, कोविड की वजह से चीजें नॉर्मल नहीं थी, तो इस वजह से मतलब डिजिटली ये चीजें, ऑनलाइन ये सारी चीजें प्रस्तुत की गई थी। अगला पॉइंट है हमारा, दिस बजट which comes in the backdrop of unprecedented COVID-19 crisis reflects the firm commitment of the government to boost economic growth by investing in infrastructural development। तो ये जो बजट आया, ये कोविड 19 की ये जो क्राइसिस है, जिस जो मतलब इतना देश में संकट आया हुआ है, ठीक है, डिप्रेशन में लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो चुकी हैं, शॉप्स, दुकानें, शोरूम्स, रेस्टोरेंट सब बंद हो रहे हैं, लोगों की जॉब्स जा रही हैं, बड़ी प्रॉब्लम है। उस टाइम गवर्नमेंट का कमिटमेंट ये है कि गवर्नमेंट आने वाले समय में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिल सके। ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा। अभी आगे ये कहा जा रहा है कि जो बजट प्रपोजल है 2021-2022 का, रेस्ट ऑन 6 पिलर्स, 6 पिलर्स के ऊपर है। 6 पिलर्स के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया है। सबसे पहला है हेल्थ एंड वेलबींग, दूसरा फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, चौथा है री इनविगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, पांचवा है इनोवेशन एंड R&D, R&D इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। अब इन सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके कवर करेंगे। अभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे हेल्थ एंड वेलबींग, बाकी आने वाले वीडियोस में हम बाकी के पॉइंट्स को कवर करेंगे। ठीक है, हेल्थ एंड वेलबींग में सबसे पहली बात बोली गई है कि हेल्थ सिस्टम्स, जिसमें पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है, अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विल बी लॉन्च्ड। ठीक है, ये एक नया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसे लॉन्च किया जाएगा। क्या होगा? पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। आगे कह रहे हैं इट विल डेवलप कैपेसिटीज ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी केयर health systems. ठीक है, strengthen existing national institutions and create new institutions to cater to detection and cure of new emerging diseases। ठीक है, अभी जैसे कोविड आ गया, कोविड के अलग अलग स्ट्रेन्स आ रहे हैं क्योंकि कोविड में म्यूटेशन हो रहा है। म्यूटेशन मतलब कोरोना वायरस खुद को चेंज कर ले रहा है धीरे 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 धीरे। तो इस तरीके की जो पैंडेमिक्स हैं या एपिडेमिक्स हैं, ऐसी जो बीमारियां जब हमारे देश में आती है, तो उसे फाइट करने के लिए अलग अलग कैपेसिटीज के हिसाब से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी केयर, एक्चुअली इट्स हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलप करना। ठीक है, जिससे एग्जिस्टिंग नेशनल इंस्टीट्यूशंस को हेल्प मिल सके और नए इंस्टीट्यूशंस भी क्रिएट हो सके, ताकि हम ऐसी प्रॉब्लम्स को केटर कर सकें और डिटेक्ट कर सकें और क्योर कर सकें। ठीक है, आगे कह रहे इट विल बी इंप्लीमेंटेड ओवर 6 years एंड विल बी इन एडिशन टू नेशनल हेल्थ मिशन। तो ये आने वाले 6 समय के अंदर, मतलब इसको इंप्लीमेंट होने में 6 साल का समय लगेगा और नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर ये सारी चीजें कवर होंगी। जो मेन इंटरवेंशन है स्कीम का वो इस प्रकार से है। पहला, सपोर्ट फॉर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। दूसरा, सेटिंग अप इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। ये जो लेबोरेटरी में टेस्ट होता है ना कि भैया आप कोविड इन्फेक्टेड हो कि नहीं हो, हर जगह तो पहले टेस्ट नहीं हो रहा था। आपको याद होगा 2020 में जब ये नया नया आया था तो हर जगह लैब्स नहीं थे,
तो टेस्ट करने में और उसका रिपोर्ट आने में बहुत समय लग जाता था। अभी भी तुरंत हर जगह पे लैब, हर डिस्ट्रिक्ट में लैब नहीं है। उत्तर प्रदेश में ही अकेले 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट में लैब नहीं है। तो सरकार इसको सेटिंग अप कर रही है कि आने वाले 6 सालों में हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक लैब मिलेगा, ताकि इस तरीके की जो दिक्कत है जिसमें रिपोर्ट आने में इतना समय लग जाता है, वो जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। तो गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, ठीक है। अगले, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, एनसीडीसी को और स्ट्रेंथनिंग करना है, मतलब और मजबूत करना है। अगला पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल टू ऑल स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज टू कनेक्ट ऑल पब्लिक हेल्थ लैब्स। तो जितने भी पब्लिक हेल्थ लैब्स हैं अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के, उनका एक्सपेंशन करना है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि सेटिंग अप ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ, अ रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशिया रीजन एसेट्रा। तो साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म क्या करने का है, डेवलप करने का है, सेटिंग करने का है, ठीक है। और नाम देने का है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड, न्यूट्रिशन में गवर्नमेंट कह रहे हैं गवर्नमेंट विल मर्ज द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड द पोषण अभियान। गवर्नमेंट क्या मर्ज करेगी, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम को पोषण अभियान के साथ, एंड लॉन्च द मिशन पोषण 2.0, ठीक है, टू स्ट्रेंथन न्यूट्रिशनल कंटेंट डिलीवरी आउटरीच एंड आउटकम, ठीक है। इन सारी चीजों को मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट ये काम करेगी। आगे कहा जा रहा है यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई एंड स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। अब स्वच्छ भारत मिशन में पानी का कवरेज, पहला पॉइंट कह रहे जल जीवन मिशन अर्बन, अर्बन मतलब शहरी, ठीक है। जल जीवन मिशन शहर में will be launched for universal water supply in all 4,378 urban local bodies and with 2.86 crore household tap connections, as well as liquid waste management in 500 AMRUT cities, Amrit cities. It will be implemented over 5 years. ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि जल जीवन मिशन अर्बन एरियाज मतलब शहरी एरियाज में लॉन्च किया जाएगा, जहां यूनिवर्सल वाटर सप्लाई रहेगी 4,378 अर्बन लोकल बॉडीज में और 2.86 करोड़ हाउस होल्ड तक टैप कनेक्शंस पहुंचाया जाएगा। साथ ही साथ लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को 500 अमृत सिटीज तक मतलब प्रोवाइड कराया जाएगा, एज वेल एज लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, पानी से रिलेटेड जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसे 500 सिटी तक फैलाया जाएगा और इसे अगले 5 साल में इंप्लीमेंट करेंगे। आगे कह रहे हैं अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 विल बी इंप्लीमेंटेड फॉर ओवर 5 इयर्स एंड मेन इंटरवेंशन क्या होगा, पहला कंप्लीट फेसल स्लज मैनेजमेंट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। ये जो हमारा सीवर लाइन है ना, इसका प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट होगा और जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसका भी एक कंप्लीट आप लोगों को एक इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क देखने को मिलेगा जहां पे इन सब चीजों का प्रॉपर मैनेजमेंट होगा। दूसरा कह रहे हैं सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज, ठीक है। तीसरा है रिडक्शन इन सिंगल यूज प्लास्टिक। अगला पॉइंट है रिडक्शन इन एयर पोल्यूशन बाय इफेक्टिवली मैनेजिंग वेस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज। कंस्ट्रक्शन मतलब जब बिल्डिंग बन रही है तो भी एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। डिमोलिशन मतलब जब बिल्डिंग को तोड़ा जाता है तो भी एयर पोल्यूशन होता है। तो वहां पे एयर पोल्यूशन के रिडक्शन के लिए इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम। और अगला पॉइंट कह रहे हैं कि बायो रेमेडिएशन ऑफ ऑल लेगेसी डंप साइट्स, जितनी भी डंप साइट्स है जहां सारा कचरा फेंका जाता है, जैसे इलाहाबाद में आपने देखा होगा ना, कचरे वाली गाड़ी आती है जहां हम कचरा देते हैं, वो एक जगह ले जाकर के डंप करती है, तो दैट इज कॉल्ड लीगेस डंप साइट्स, ठीक है। तो वहां पे बायो रेमेडिएशन मतलब वो मतलब नुकसान ना पहुंचाए एनवायरमेंट को, इस तरीके से बायो रेमेडिएशन जितनी भी लीगेसी डंप साइट्स है वहां पे। अब वैक्सीन की बात की जा रही है, प्रोविजन ऑफ ₹35,000 मेड फॉर कोविड-19 वैक्सीन इन बजट एस्टीमेट 2021-2022। तो इस यूनियन बजट में 35,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन दिया गया है कोविड-19 की वैक्सीनेशन के लिए। आगे कह रहे हैं
न्यूमोकोकल वैक्सीन, ये न्यूमोकोकल वैक्सीन, ये न्यूमोनिया से रिलेटेड है। न्यूमोकोकल वैक्सीन विल बी रोल्ड आउट अक्रॉस द कंट्री एम्ड एट एवर्टिंग 50,000 चाइल्ड डेथ एनुअली। ठीक है, निमोनिया से जो 50,000 बच्चों की डेथ हो जाती है निमोनिया के बैक्टीरिया से, तो उन बच्चों के लिए मतलब वैक्सीनेशन का सरकार ने एक प्रावधान निकाला है। ठीक है, आगे कह रहे हैं इट इज मेड इन इंडिया प्रोडक्ट प्रेजेंटली लिमिटेड टू ओनली 5 स्टेट्स। ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और अभी सिर्फ 5 स्टेट्स तक लिमिटेड है, आने वाले समय में पूरे भारत में फैल जाएगा। एंड द लास्ट वन इज दिस वैक्सीन हेल्प्स प्रिवेंट pneumococcal disease which is a type of illness caused by streptococcus pneumonia bacteria। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया, जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया उनसे प्रिवेंट करने में। दोस्तों आई होप एंड बिलीव कि ये पहला पार्ट यूनियन बजट का आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।